वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बिजनेस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। अब हम देखेंगे चैप्टर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हम पहला स्टैंडर्ड देखेंगे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज बताता है। ठीक है, सो इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या थ्योरी आएगी और क्या प्रैक्टिकल आएगा। तो देखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, दिस विल कम फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस लर्न करना है। शॉर्ट नोट्स के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए आ सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन बताया है कि कैसे फॉर्मेशन होता है कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये भी थ्योरेटिकल ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। नाउ यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। ये ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब है क्या। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट। देखो, जैसे हमारी बोली भाषा होती है, हम हमारा कोई मैसेज, हमारे कोई व्यूज होते हैं, वो हमारे लैंग्वेज में हम सामने वाले को बताते हैं। तो सेम अकाउंट में भी लैंग्वेज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने 11th-12th में सीखा है कि नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है। सो ये सब कुछ ये सब तरफ एप्लीकेबल है। ठीक है, हर कंपनी यही फॉर्मूला यूज करेगी, कोई अलग फॉर्मूला यूज नहीं करेगी। तो सबकी लैंग्वेज क्या है, कॉमन है। और इसी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, और वो सबका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, सो लाइक एनी अदर लैंग्वेज, अकाउंटिंग हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। नाउ जैसे लैंग्वेज में रूल्स होते हैं, ग्रामर होता है, सो वैसे अदर जैसे लैंग्वेज में होता है, वैसे अकाउंट में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। एज अ रिजल्ट, वाइड वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज्ड बाय द डिफरेंट कंपनी। इट वॉज देन फेल्ड दैट देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड। देखो, पहले कैसे होता था, हर कंपनी अपने अपने मर्जी से अलग अलग मेथड्स यूज करती थी। तो एक ऐसे जरूरत पड़ी कि नहीं, वहां पे भी एक रूल होना चाहिए, ताकि वो रूल्स अगर सबने अप्लाई किया तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा, हमें इजी जाएगा कंपैरिजन करने के लिए दो कंपनी में, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत हमें लगी। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है रूल्स एंड प्रिंसिपल टू रिड्यूस द कंफ्यूजिंग वेरिएशन। तो अगर आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करेगा कि मानो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन में हमें क्या रूल लगाने हैं। जैसे आपको पता है, डेप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड होती है। 11th-12th वी हैव सीन दिस। ठीक है, सो जैसे डेप्रिसिएशन के बारे में वी आर फॉर्म कि हमें पता है ये परसेंटेज है। जैसे जीएसटी के बारे में हमें पता है कि फूड पे कितना परसेंटेज है, लैविश चीज पे, प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज है। तो हर एक का रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो यूजुअली ऑल कंपनीज क्या करती है, फॉलो करती है। अब चलते हैं मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सिलेक्टेड, देखो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सिलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और बोर्ड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ रूल्स है, जो हमें प्रिंसिपल्स बताता है, मेथड्स बताता है। ठीक है, फॉर डिफरेंट कंपनीज। Standard conform to applicable laws, custom, uses and business environment. So there is no universal acceptance. अब ऐसे नहीं कह सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज चेंज अकॉर्डिंग टू कंट्री, कस्टम्स, लॉ। नॉट नेसेसरी कि जो रूल हमारे इंडिया में है वही रूल एप्लीकेबल कहीं और आउट ऑफ इंडिया होगा। सबके अलग अलग लॉज होते, कस्टम्स होते। सो देयर इज नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। हाँ, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक हेल्प करता है कि यूजुअली सबको गाइडलाइन करता है कि सब लोग सेम मेथड यूज करें, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिडर एज अ रिटर्न स्टेटमेंट।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं जो इशू टाइम टू टाइम करते हैं। अब ये कौन करता है इशू? सो सी हियर दे हैव गिवन 4 बोर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंडिया में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूएसए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूके एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी कनाडा। ठीक है, तो ये अब 4 जो कमिटीज है, बोर्ड्स है, थोड़े से याद कर लो। मे बी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या 1 सेंटेंस शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है कि हु फ्रेम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सो ये इंस्टीट्यूट, ये बोर्ड्स डिसाइड करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगी, उसके रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, मेथड क्या होगी। अंडरस्टूड? सो आज हम जो ये लेक्चर में देखने वाले हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। नाउ इफ यू रीड द फर्स्ट लाइन, आपको ये ऐसे लगा होगा कि कहीं तो हमने ये पढ़ी है। इफ यू रिमेम्बर 11th एंड 12th, तो हमारे फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होती थी पहले। ठीक है, सो वो वहां पे मार्केट वैल्यू देते थे एंड कॉस्ट वैल्यू देते थे। सो हम उसमें से कौन सी वैल्यू लेते थे? विचएवर इज लोअर। तो बस यही रूल हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो फाइनल अकाउंट थोड़ा सा 11th 12th अब थोड़ा सा रिकॉल करो। सो कॉस्ट प्राइस उन्होंने सपोज दिया है 20,000 एंड मार्केट प्राइस उन्होंने दिया है 22,000। ठीक है, सो हम तब ना कॉस्ट पे ध्यान देते ना मार्केटिंग, हम सिर्फ देखते थे इन दोनों में से छोटा कौन है, विचएवर इज लो। तो हम हमारे एडजस्टमेंट में ये वाली अमाउंट लेते थे। बस वही रूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें मार्गदर्शन करता है कि अगर 2 वैल्यू होगी इन्वेंटरीज की, या इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक की, तो हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या कहा है कि कौन सी भाई आपको अमाउंट लेनी है? जो लो होगी। किसकी? आइदर कॉस्ट और आइदर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को ही कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, ये हमने 11th 12th में इसको हमने मार्केट वैल्यू कहा है। तो शायद आपको ये वर्ड नया लगता है, बट दैट इज वन एंड द सेम। मार्केट वैल्यू को ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। तो नाउ इन FY बीकॉम यू हैव टू यूज दिस वर्ड। ठीक है, अब इसको भूल जाओ मार्केट को। तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से लर्न करना है ये लाइन, बिकॉज हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड है वहां पे हमें ये लाइन लिखनी ही है, नोट लिखना ही है। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बेसिकली रिलेटेड विद द इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी वैल्यूड एट लोअर ऑफ देयर आइदर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो अब इसके हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्यों हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की जरूरत पड़ी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है? तो इन्वेंटरी इज ब्रेड एंड बटर फॉर एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में इन्वेंटरी होता ही है। देखो आप एग्जांपल लो, क्लोथ में इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। सो इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, ये हर बिजनेस के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आपका फ्रूट्स है, वेजिटेबल सेलर है, तो उनके पास भी इन्वेंटरी है। अगर आप और कोई मटेरियल, आपका आयरन मटेरियल है, कोई प्लास्टिक मटेरियल का कोई शॉप है, तो वहां पे भी इन्वेंटरी है। सो दिस इज अ मस्ट। द रीजन फॉर वैल्यूइंग स्टॉक, अब क्यों हमें वैल्यू करना है स्टॉक की, क्यों खास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। सो दिस आर द फ्यू रीजन। तो शॉर्ट नोट्स में अगर आ गई तो आप ये लिख सकते हो क्या रीजन है। तो आपको स्टॉक प्ले मेजर पार्ट ऑफ टोटल एसेट एम्प्लॉयड। स्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इफ यू रिमेम्बर, हम देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में हम लिखते थे एसेट साइड में। ठीक है, सो ये हमारी ऑटोमेटिकली नेट वर्थ भी इंक्रीज करता है। क्लोजिंग स्टॉक इफ यू रिमेम्बर, देखो बैलेंस शीट में हम लिखते थे। सो इट इज जस्ट लाइक अ एसेट। सो स्टॉक इज अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल एसेट एम्प्लॉयड। Second, it determines the amount of profit by valuing closing stock. देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और तभी तो जाके हमें माइनस करके हमें क्या मिलता था? जीपी। सो क्लोजिंग स्टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। सो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। थर्ड दिया है, इट्स इवन शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अभी मैंने कहा है कि बैलेंस शीट में हम असेट साइड में क्या लिखते थे? हम असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। तो इससे ये फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारी बताता है। देखो क्लोजिंग स्टॉक
प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, तो ऑटोमेटिकली असेट की वैल्यू हमारी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो इट्स शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी विच रिफ्लेक्ट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आप इसमें अपने वर्ड्स में लिखो तो ये शॉर्ट नोट के लिए हो जाएगा। तो आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हमें मार्गदर्शन करता है कि अगर इन्वेंटरी हमें वैल्यू करनी है तो किस प्रकार हम वैल्यू करें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें क्या कहा है कि अगर आपको इन्वेंटरी वैल्यू करनी है तो आपको एक ही रूल लगाना है, अगर वो कॉस्ट है या मार्केट प्राइस मतलब ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू है तो उसमें से जो लोअर रहेगी वो हमें लेनी है। ठीक है, तो ये लाइन अच्छे से आपको लर्न करनी है। चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब एग्जैक्टली इन्वेंटरी मतलब क्या है? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक मतलब ही इन्वेंटरी होता है क्या, या सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस ही इन्वेंटरी होता है क्या? सो यहाँ पे उन्होंने बताया है। सो इन्वेंटरी देखो, गुड्स परचेज हेल्ड फॉर रीसेल, ऐसी इन्वेंटरी, ऐसा गुड्स जो हमने परचेज किया है और रीसेल के लिए हमने वो क्या रखा है, दुकान में रखा है, तो उसे भी हम इन्वेंटरीज कह सकते हैं। ठीक है, फिर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है कि हमने फिर से एक हमारा छोटा सा बिजनेस है जो हम बेचने के लिए रखा है, ठीक है, सेल के लिए रखा है, तो वो भी इन्वेंटरी कंसिडर कर सकते हैं। अगर वर्क इन प्रोसेस में वो मटेरियल पड़ा है, ठीक है, तो उसको भी हम इन्वेंटरी कहेंगे। नेक्स्ट, अगर वो मटेरियल सप्लायर प्रोडक्शन के लिए है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, स्टोर में पड़ा है, लूज टूल है, ये भी इन्वेंटरी है। तो हम इन्वेंटरी मतलब सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, इन्वेंटरी में वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, जिसे हम रीसेल करने वाले वो भी आता है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, तो इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में भी होगा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, कि कोई काम चला है, मशीन में काम चालू है, तो वहां पे भी तो इन्वेंटरी फैक्ट्री में पड़ी होती है ना। सो वर्क इन प्रोग्रेस वो पूरे फिनिश होता है, जब काम फाइनल गुड होता है तो उसे कहते हैं फिनिश गुड। ठीक है, और स्टार्टिंग में कहते हैं ओपनिंग। सो ये सभी इंक्लूड होता है इन्वेंटरी, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंटरी ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे क्या है इंक्लूड, वैसे क्या एक्सक्लूड है, ये भी हमें देखना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 4 चीजों को मना करता है कि इसे हमें इन्वेंटरी में नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपकी बिल्डिंग कोई बन रही है और उसमें कोई मटेरियल पड़ा है, तो ठीक है, तो वो मटेरियल को हम इन्वेंटरी कंसिडर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। फिर वर्क इन प्रोग्रेस आउट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कोई कोई कंपनी गुड्स प्रोवाइड नहीं करती, सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस में कोई पड़ा है माल स्टॉक, तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। किसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हें मना करता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ इनको अलाउड करता है। तो वो जो रूल है कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो रूल इधर अप्लीकेबल है, इधर नहीं। ठीक है, देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर, डिबेंचर, ये भी हमारे पास होते हैं ना, स्टॉक ऑफ शेयर, स्टॉक ऑफ डिबेंचर, लेकिन वो क्या है, वो रीसेल या फिनिश गुड नहीं है, तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल, ये भी इन्वेंटरीज में नहीं आता। तो ये जो रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का, विच एवर इज लोअर, ये इसको एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट के लिए ये आप अच्छे से लिख सकते हो। अगर उन्होंने पूछा कि इन्वेंटरीज का स्कोप बताओ, तो आप मीनिंग बताओ इन्वेंटरीज का, देन ये चार्ट बताओ, इंक्लूड क्या है और एक्सक्लूड क्या है। ठीक है, तो क्योंकि इस पे आपको फिल इन द ट्रू एंड फॉल्स या सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने कल ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। Now we'll move to the problem. अब practical problem क्या क्या होते हैं आपको। So total 8 to 9 practical problem है, बहुत easy है, हम फटाफट खत्म करते हैं। In the production process, Dorabji Limited, Delhi, normal wastage 5% of input 5000। ठीक है, तो ये डोराबजी लिमिटेड एक कंपनी है, वो जनरली 5000 इनपुट, मतलब जनरली अगर वो 5000 का क्या कहते हैं प्रोडक्शन में मटेरियल डालते हैं तो 5% नॉर्मल वेस्टेज होता है।
ऑफ कोर्स हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें थोड़ा फोर वेस्टेज होता ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम कार्ड पेपर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। हम एक कार्ड पेपर लेते हैं, उस कार्ड पेपर से हमें ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, ठीक है, और वो कार्ड पेपर को हमको ग्रीटिंग कार्ड ऐसे फ्लावर के जैसे काटना है सुंदर सा। तो ये काटने के बाद हमारा ग्रीटिंग कार्ड बनेगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये वेस्टेज है, तो ये नॉर्मल वेस्टेज है। अंडरस्टूड? सो नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे कितना है, 5% है ऑफ इनपुट। अब आगे क्या लिखा है उन्होंने, टोटल वेस्टेज, लेकिन गलती से यहाँ पे कंपनी के हाथ से टोटल वेस्टेज हुआ है 300 यूनिट। देखो एक्चुअली 5000 पे 5% 250, ये तो नॉर्मल है, इट्स ओके, होता है। लेकिन ये कंपनी ने जब प्रोसेस किया तो उनका टोटल वेस्टेज हुआ 300। तो इसका मतलब 50 मोर हुआ, एक्स्ट्रा हुआ। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना होगा, लेकिन 50 एक्स्ट्रा हमारा लॉस हुआ है, वेस्टेज हुआ है। तो इसे हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये है नॉर्मल लॉस जो रोज होता है, और इट्स ओके, चलता है ये कि थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा होगा। लेकिन ये जो डोराब जी है कंपनी, उनके हाथ से 300 यूनिट्स क्या हो गया, टोटल वेस्ट हुआ। सो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्टेज इन स्टॉक एंड ऑफ द ईयर। तब हमें बताना है कि एग्जैक्टली कितना वेस्टेज हुआ है, नॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ है, एबनॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पर कॉस्ट यूनिट निकालनी होगी। देखो, कॉस्ट पर यूनिट, तो ही हम ये नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे वक्त हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब हेल्प करने वाला है। तो देखो ड्रॉ कैसे करना है, ऐसे एक टेबल बना दो आप, ठीक है, उसमें हमने इनपुट मतलब मशीन में हमने मटेरियल कितना डाला था, 5000, प्रोडक्शन प्रोसेस में 5000, और नॉर्मल हमारा वेस्टेज कितना होता है, 5% मतलब 250। तो जनरली जब वो आउटपुट बाहर आता है मशीन से प्रोडक्शन होके, तो जनरली हमारा आउटपुट होता है 4750। ठीक है, 4750। अब हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ है, 300। सो टोटल वेस्टेज हमारा हुआ है 300, लेकिन एक्चुअल होना कितना चाहिए था, एज पर रूल 250। इसका मतलब 50 रुपीज क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, एक्स्ट्रा वेस्टेज हुआ है। उस एक्स्ट्रा वेस्टेज को कहते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। आया समझ में? सो अब ये प्रोसेस लिखा आपने। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है। तो सिंपल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट पर यूनिट। तो आप याद रखो कि टोटल इनपुट इनटू जितना वो इनपुट रेट है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल इनपुट कितना है 5000, ठीक है, गिवन। देखो क्वेश्चन में दिया है, रेट कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 1000। ठीक से पढ़ो, कॉस्ट पर यूनिट 1000, ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, 1000 दिया है। और नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, हमने प्रोड्यूस कितना किया है, 4750। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा कि हमने मशीन में कितना मटेरियल डाला, 5000, उसकी एक की वैल्यू कितनी थी, 1000, और नंबर ऑफ जब वो बाहर आई मशीन से प्रोडक्शन, तो वो कितना हो गया, 4750। तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है, देखो यहाँ पे, 1 मिनट, लेट मी क्लियर दिस, तो आपको दिखेगा। ओके, सो इस तरीके से कॉस्ट पर यूनिट हमारा कितना गिर रहा है, 1052.63। तो अब सिंपल है, अब एक यूनिट को हमें खर्चा कितना आता है, 1052। तो अब उन्होंने बोला एबनॉर्मल कॉस्ट निकालो, हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है, 50। एक को हमको 1050 आता है, तो एबनॉर्मल को कितना आएगा, सो एबनॉर्मल वेस्टेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला है। चलो 50 इंटू 1050, सेम नॉर्मल वेस्टेज का भी है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ एबनॉर्मल के इधर एबनॉर्मल वेस्टेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट, और नॉर्मल वेस्टेज पे नॉर्मल वेस्ट ऑफ। देखो फॉर्मूला आर द सेम, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा नाम बदला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है, 50 इंटू कॉस्ट पर यूनिट हमने अभी निकाली है 1050। नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज हमने निकाला है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट कितना है, अभी हमने निकाली, तो बस फॉर्मूले में पुट करो, तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज एंड कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। तो आया समझ में आपको कैसे निकालना है। तो
एबनॉर्मल इनको कितना लॉस हुआ 52,631 पॉइंट जो भी है। और कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्ट का यूजुअली कितना होता है इनका, यहाँ पे देखो 26,315, तो ये कितना ज्यादा हो गया। देखो एक्चुअली नॉर्मल इतना हो ही जाता है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन आज उन्हें ज्यादा हुआ है लॉस। गॉट इट? ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट। अब फ्रेमी लिमिटेड 3 प्रोडक्ट्स है उनके पास, A, B, C एंड CD। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आप सही इन्वेंटरी की वैल्यू बताओ। सिंपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड ये है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका ही मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ही कॉस्ट एंड इसका मतलब मार्केट प्राइस। तो हम क्या, हमने 11-12 में सीखा है विच एवर इज लो। तो ये AB प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट के नाम है। तो यहाँ पे कौन लो है 14,300, यहाँ पे कौन लो है, दोनों सेम है तो कोई भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कौन से लोअर है 7,000, तो बस टेबल पे ये तीनों की अमाउंट लिखो, विच एवर इज लो ABCD, देखो यहाँ पे अमाउंट लिखो। तो हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ 38,000। अंडरस्टूड? देखो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट होता तो वैल्यू 44,200, मार्केट प्राइस 40,200, लेकिन हमको ये लेना ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या हमें डिटरमाइन करने कहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड वैल्यूएबल कॉस्ट आर डिटरमाइंड एज फॉलो, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल है, ये प्रोडक्ट में विच एवर इज लो, ये लो है, ये प्रोडक्ट में ये लो है, मतलब दोनों सेम है तो कोई भी लो, और ये प्रोडक्ट में ये लो, बस ये तीनों लो, उनकी टोटल हो गई हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 38,000। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन, और ये हाँ ये एक आपको लिखना ही है। क्यों ये हमने रूल अप्लाई किया, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट द लोअर ऑफ देयर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अंडरस्टूड? तो ये लाइन कंपलसरी आपको लिखनी ही है। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। जेमिनी लिमिटेड गंगापुर परचेज 40,000 1 अक्टूबर। ठीक है, उन्होंने 40,000 खरीदा टिल अक्टूबर, उसमें से टिल 31 मार्च जो है ओनली 75% क्या हुआ है, सोल्ड किया है। तो देखो 40,000 उन्होंने परचेज किया रीसेल करने के लिए, तो उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने अक्टूबर में खरीदी, लेकिन 6 मंथ के बाद मतलब 31 मार्च में उन्होंने सिर्फ 75% क्या किया, सोल्ड किया। तो कैलसी लो 40,000 का 75% 30,000 आता है। ठीक है, तो बचा हुआ माल क्या है 25% क्लोजिंग स्टॉक, ये बेचे नहीं गया, तो ये है 10,000। ठीक है, हो गया। चलो आगे उन्होंने क्या दिया है कि द कंपनी डिसाइडेड टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10,000। तो ये देखो ये 10,000 आ गया ना, क्योंकि 40,000 में से 75 सोल्ड हो गया, जो बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक है और 10,000 है, हमारी भी 10,000 आई। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और उन्हें लगा कि 10,000 है लेकिन हम सेल कितने को करेंगे 11,000। मतलब ये क्या है, ये वैल्यू को हम क्या कहेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नहीं तो मार्केट वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, सो देखो कॉस्ट वैल्यू है 10,000 और मार्केट वैल्यू है 11,000। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है, विच एवर इज लो, तो अब इमीडिएटली 10,000 लोगे, लेकिन रुको ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आगे उन्होंने दिया है कि जो वो बेचने वाले हैं मार्केट में, तो कोई XYZ बंदे को वो बोलेंगे कि बेच करा, तो बंदा उस पर 10% कमीशन लेने वाला है। तो भले उन्होंने 11,000 को सोल्ड किया, लेकिन ये कंपनी के हाथ में 11,000 नहीं आएंगे, 10% कमीशन माइनस करके आएगी। तो 11,000 पे 10% 1100, तो 11,000 पे 1100 माइनस करो तो उनके हाथ में आएगा 9,900। आया समझ में? तो अब मार्केट प्राइस कितनी हो गई 9,900। अब मुझे बताओ विच एवर इज लो, तो कौन सी प्राइस हम लेंगे, ऑफ कोर्स हम ये वाली प्राइस लेंगे। समझ में आया? गॉट इट? तो देखो घाई घाई में आपने ये अगर माइनस नहीं किया होता तो हमारा आंसर ये आता था, लेकिन ऐसे नहीं है। तो अब लिखना कैसे है, तो देखो लिखना थोड़ा सा क्लीन लिखना है, तो कॉपी करो, ये 75 क्लोजिंग 10,000,
लेकिन कॉस्ट प्राइस 10,000, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हम ये मार्केट में कितने को बेचेंगे, 11,000 को। सो एक्सपेक्टेड सेल कितना है, 11,000, लेकिन उसमें हम कमीशन माइनस करेंगे क्योंकि जो बंदा सेल करने वाला है उसे भी तो देना पड़ेगा पैसे। तो अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 9,900। सो विच एवर इज लो, तो हम कौन सी लेंगे, 9,900। यहाँ पे आपको ये कंपल्सरी ये सेंटेंस लिखना ही है। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट, फिफ्थ वन। एस्प्रो लिमिटेड नॉर्मल कैपेसिटी 1,500। ठीक है, तो एक कंपनी है, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी वो हर महीने इतना प्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम, एंड फिक्स कॉस्ट उसका ओवरहेड जो है 3225। ठीक है, तो वो फिक्स कॉस्ट मतलब क्या कि कितना भी प्रोडक्शन कम होने दो या ज्यादा होने दो, ये कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। Understood? During the year 23-24, the company manufacture only 1,300। ठीक है, उनकी कैपेसिटी है 1,500, लेकिन उन्होंने ये साल सिर्फ 1,300 क्या किए, मैन्युफैक्चर किए एट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, जिस तरीके से आपका इनपुट या आउटपुट चेंज होगा, आपका ये रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, चार्जेबल डायरेक्ट कॉस्ट, ये चेंज होता है। ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और जो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, कितना भी आप प्रोडक्शन निकालो तो भी फिक्स रहता है, उसे कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। और ये जो चेंज होता है, मतलब एक अगर यूनिट हमें ड्रॉ करना है तो हमें रॉ मटेरियल लगता है 1.15, वही अगर 10 करने हैं तो हमें 1.15 इंटू 10। ठीक है, तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। जिनका कॉस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा उनको ये पता होगा कि क्या फिक्स प्राइस क्या कहते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या कहते हैं। ओके, तो चलो, तो ये उनके वेरिएबल कॉस्ट है। एट द एंड फाइनेंशियल क्लोज, उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 140। तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। अब उन्होंने क्या कहा है कि सब कुछ बेच बाच के इनका 140 क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो उसकी वैल्यू आप निकालो। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, यूनिट तो हमें पता है लेकिन वो पर यूनिट की प्राइस नहीं पता, तो उसके लिए हमें ये कैलकुलेशन करना होगा, कितना खर्चा आया ये करना होगा। तो चलो टेबल ड्रॉ करो, पहले सब वेरिएबल कॉस्ट लिखो, ये तीनों को मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। देखो, जिन्होंने कॉस्टिंग लिया होगा उन्हें पता होगा प्राइम कॉस्ट मतलब क्या। सिंपल, प्राइम कॉस्ट मतलब जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस लेते थे ना, वो सब। उसके बाद हम ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 3225, लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी है, 1,500, तो हमें एक यूनिट का निकालना है। ये हमने सब एक यूनिट का निकाला है, तो ये भी हम एक ही यूनिट का निकालेंगे। तो एक यूनिट का कॉस्ट हमें कितना है, 2.50। तो टोटल हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट पर यूनिट होता है 6.50। मतलब कोई भी अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है तो एक यूनिट का खर्चा आता है 6.50। गॉट इट। अब ऐसे कितने बचे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, 150, और एक यूनिट कितने को है, 650। तो बस अब डाल दो 140 इंटू 650। सो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हमें मिल गया 910। यही तो हमें चाहिए था, यही तो उन्होंने पूछा था। ठीक है, ये तो उन्होंने दिया था, सिर्फ हमें पर यूनिट ढूंढना था। वो हमने कैसे ढूंढा, ठीक है, इतना सारा खर्चा, उसमें फिक्स ओवरहेड, उसमें कॉस्ट पर यूनिट, बस एक बार कॉस्ट पर यूनिट मिली तो इनटू कर दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। बस अभी जस्ट हमने प्रॉब्लम नंबर 3 किया, सेम टू सेम ऐसे। ये एक्स ए एक्स बी वाई सी जेड डी डब्ल्यू, ये अलग अलग प्रोडक्ट कंप्यूटर है। इसमें विचेवर इज लो, इसमें विचेवर इज लो, इसमें विचेवर इज लो, और इसमें विचेवर इज लो। बस ये चारों की टोटल करो टेबल। अभी हमने जस्ट किया है प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, इन टोटल, बस ये रूल हमें सिर्फ लिखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is lower. Question number 7. Tip-Top Enterprises has its stock 1,500 bag powder purchase. ठीक है, और वो पाउडर परचेज एक बैग के 100 की। At per trade agreement, the powder bag are to be delivered at buyer's business premises and cost of production 9 per bag is to be paid by the seller.
देखो ये जो टिप टॉप एंटरप्राइजेस है उन्होंने 1500 बैग्स लिए हैं और एक बैग की कीमत है 100 रुपीज। ठीक है, तो उन्होंने जहां से परचेज किया है वो 100 रुपीज है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये सेल करेंगे, रीसेल करेंगे, और वो रीसेल कितने को करेंगे, 105 को। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो बैग है वो बायर्स के घर पे होम डिलीवरी करना है, और उसको जो खर्चा आएगा होम डिलीवरी का हर बैग के पीछे 9 रुपए, वो कौन बॉर्न करेगा, पेड करेगा, सेलर। तो सिंपल सी बात है, 105 है सेलिंग प्राइस, लेकिन ये पूरे तो उसको 105 नहीं मिलेंगे, उसमें से -9 करो क्योंकि बेचारा सेलर की ही जेब में से जा रहा है, तो उसको कितना मिलेगा, आई गेस 96। देखो 96 है क्या, आई गेस 96। ठीक है, सो आप बताओ आप कैसे आप फाइंड आउट करोगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, विच एवर इज लो। कौन सी लो है, 100 लो है क्या 96 लो है। ये क्या था, कॉस्ट प्राइस थी, और ये क्या हो गई, मार्केट प्राइस हुई, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो हमें क्या लेना है, विच एवर इज लो, तो हम ये लेंगे। अंडरस्टूड। सो बस कैलकुलेट करो, देखो कैसे करना है। ठीक है, सो ये है कॉस्ट ऑफ बैग पाउडर। जब हमने परचेज किया तो उसकी प्राइस थी 100 रुपीज, लेकिन जब हमने सेल किया तो बेचा तो हमने 105 को, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस बेचारे सेलर को ही बॉर्न करना पड़े, तो उसको पैसे कितने मिले, सिर्फ 96। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, विच एवर इज लो, कौन लो है, 96। सो 96 इनटू हमारे पास इन्वेंटरी कितनी है, 1500, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कितनी हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। चलो नाउ विल मूव टू द 8-1। अगेन सेम है, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 6। देखो फिर से ये सेम टू सेम ही है। अब यहाँ पे तो लेकिन 3 वैल्यू दी है। ठीक है, 1 से ओके। देखो प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 8 ऑल आर सिमिलर। अभी ये दोनों हमने देखे, अब तुम बताओ हमें क्या देखना है, कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमको रिप्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए ही नहीं। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट विच एवर इज लो। इसको ध्यान ही मत दो, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का सुनेंगे, तो बस हम इस पे ही फोकस करेंगे। तो चलो एक्सॉन जो है इसमें से विच एवर इज लो ये है, इसमें कौन लो है ये है, इसमें कौन लो है ये, बस इन तीनों की टोटल करो, हो गई हमारी अकाउंटिंग। गॉट इट। सो 19,750, 26,540 एंड 13,710। तो हमारी इन्वेंटरी की वैल्यू हो गई 60,000। इसको टोटली इग्नोर करो, ये दिस इज ओनली फॉर कंफ्यूजन से। ओके, चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट अकाउंट, प्रॉब्लम नंबर 9। फिल इन द ब्लैंक्स। ये ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमिटेड अंडर सेक्शन 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फीफो। कॉस्ट में अगर आपको कॉस्ट सब्जेक्ट है तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दिया है, तो फीफो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, परमिट करता है, तो आंसर विल कम फीफो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही थ्योरेटिकल पार्ट में सिखाया है कि किसको हम इन्वेंटरीज कंसिडर नहीं करेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एबनॉर्मल, ऑल ऑफ द अबव। ये सब कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये हम थोड़ी लेते कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में। ठीक है, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एबनॉर्मल, दिस इज ऑल इनडायरेक्ट, तो ये हम एक्सक्लूड करते, सभी एक्सक्लूड करते। ठीक है, चलो नाउ प्रॉब्लम नंबर 11। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। प्रॉब्लम नंबर 11, हाउ विल यू वैल्यू द फॉलोइंग आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। शेयर एंड डिबेंचर, बिल्कुल नहीं, इट विल नॉट कम अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्टिंग में ही बोला है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं, ये भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट दीज आइटम्स आर नॉट कंसिडर अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये भी नहीं, लाइव स्टॉक भी नहीं, इसलिए पूरा वीडियो देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी पार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, तो बस एक ये लाइन लिख दो।
आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।